अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम फातिमा फर्टिलाइज़र लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे और उसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे और उसके बाद एवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके शेयर्स दिए जा सकते हैं, क्या ये स्ट्रॉन्ग इनफ कंपनी है। फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये एंग्रो फर्टिलाइज़र और एफएफसी के साथ साथ फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक और कंपनी है। नॉर्मली जो एंग्रो फर्टिलाइज़र है और फौजी फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र सेक्टर को डोमिनेट करते हैं। दो बड़ी कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज है और अक्सर फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी इग्नोर भी हो जाती है उन दोनों की वजह से, क्योंकि ये एक रिलेटिवली स्मॉल कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। लेकिन अगर देखा जाए तो फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो पिछले 2 साल में 27 रुपीज़ से बढ़ के 128 रुपीज़ तक आ चुकी हुई है। और इसकी तकरीबन 4 फुली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज भी हैं, जिसमें फातिमा सीमेंट लिमिटेड, फातिमा फर्ट लिमिटेड, पाक अरब फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड, इसके अलावा फातिमा पैकेजिंग लिमिटेड भी शामिल है। पाकिस्तान के बड़े नाम जैसे आरिफ हबीब कॉरपोरेशन और आरिफ हबीब हिमसेल्फ एज इंडिविजुअल, इन्होंने भी फातिमा फर्टिलाइज़र में ये हैवीली इन्वेस्टेड है। एज अ इंडिविजुअल जो लेटेस्ट इंटरनेट पे डाटा अवेलेबल था उसके मुताबिक 12.33% शेयर्स फातिमा फर्टिलाइज़र के आरिफ हबीब साहब के पास हैं, जबकि उनकी कॉरपोरेशन आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास तकरीबन 15.9% शेयर्स जो हैं फातिमा फर्टिलाइज़र के उनकी ओनरशिप में हैं। और इसी तरह प्राइवेट ओनर्स और भी हैं, तकरीबन सिर्फ 15% शेयर्स जो हैं वो फ्री फ्लोटिंग मार्केट में हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको परचेज कर सकते हैं। तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और फातिमा फर्टिलाइज़र लिमिटेड के फाइनेंशियल्स पे भी एक नज़र डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी की प्राइस देख लेते हैं। जो करंट प्राइस चल रही है वो अभी 127, 128, 29 इसके इर्द गिर्द ट्रेड हो रहा है आजकल। जबकि ये आज से एग्जैक्टली तकरीबन 2 साल पहले अगर यहाँ पे हम चले जाएं तो वो 27-28 रुपए पे, ये अगस्त सितंबर में 2023 में 27-28 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। तो प्राइस तो इसकी बहुत शार्पली जो है वो बढ़ी है पिछले 1-2 साल में। तो इस प्राइस के बढ़ने का रीजन क्या था? वो रीजन था ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इसका आप देख सकते हैं कि 2017, 2018 में 5 रुपीज़ हुआ करता था और ये स्टेडीली आहिस्ता आहिस्ता हर साल इसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ती गई है। तो ये एक इस चीज़ का इंडिकेटर होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनी ग्रो कर रही है और अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, फिर अपने जो प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट करके और बिजनेसेस और एसेट्स बना रही है। इसी तरह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी फिर अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ती जाती है और यही इसी अर्निंग पर शेयर का ही एक फिर रिजल्ट होता है कि आपकी जो प्राइस ग्रोथ है वो आती है। और एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट करें कि पिछले 8 से 10 साल जो इधर शो हो रहे हैं उसमें, और पिछले 8 से 10 साल के ये जो क्वार्टर्स शो हो रहे हैं, इसमें कभी भी इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर 0 से नीचे नहीं रही। ये माइनस में भी होती है, माइनस का मतलब होता है लॉस की है। तो पिछले 8 से 10 साल में ईयरली बेसिस पे और पिछले 5 साल में किसी एक क्वार्टर में भी ये माइनस में नहीं गई। तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रांग बिजनेस का वो इंडिकेटर है। अच्छा, अब इसकी पीई रेशो देख लेते हैं। ये 7.54 है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है। पीई रेशो जो होती है वो अर्निंग पर शेयर इनटू पी रेशो, वो करंट प्राइस आ रही होती है। तो ये पाकिस्तान का जो अब ओवरऑल एवरेज पीई है पीएसएक्स की, वो तकरीबन 8 के करीब पहुंच चुकी हुई है, जो कि पिछले दिनों जब 1-2 साल पहले 4 थी। जब पाकिस्तान की मार्केट सही ग्रोथ मोड में होती है तो ये 12 तक भी जाती है, यानी कि ये पीई 16/12 करके, तो ये काफ़ी ऊपर जाने का भी चांस है। अभी इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है ऊपर जाने का उस लिहाज से भी। अब ये जो जो भी कॉन्सेप्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, पीई रेशो की, फिर बीटा वैल्यू वगैरह की भी करूँगा और बाकी आगे, तो इन सब के डिटेल्ड वीडियोस भी हैं। अगर आप उसको और डिटेल में देखना चाहें तो मैं लिंक्स इन सब के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वो आप फर्दर आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम अब इस शेयर की बीटा वैल्यू देखते हैं। 0.81 1 बीटा वैल्यू का मतलब होता है कि जितना आपका स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी तकरीबन उसी लिहाज से शेयर ऊपर जाएगा, और जितनी नीचे जाएगी वो
उतना उतना ही शेयर भी उस लिहाज से नीचे जाएगा। तो जो जो शेयर्स जो बिल्कुल साथ साथ स्टॉक मार्केट के चलते हैं वो भी तकरीबन स्ट्रांग ही समझे जाते हैं, लेकिन जो कुछ शेयर्स होते हैं उनकी बीटा बीटा वैल्यू 2 होती है, यानी कि थोड़ी सी मार्केट ऊपर चलेगी तो वो काफ़ी अच्छा ऊपर चला गया, फिर थोड़ी सी गिरी तो काफ़ी ज़्यादा गिर गया। तो वो कंपनी खुद इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेंड्स हैं उसके साथ चल रही होती है। और इसकी बीटा वैल्यू है 0.81, जो कि नॉर्मल जो स्ट्रांग कंपनीज हैं ये उससे भी ज्यादा स्ट्रांग समझी जाएगी। अगर मार्केट कहीं नीचे गिरती है तो वो इतना ज्यादा इस पे इम्पैक्ट नहीं होता। और कभी कभी ये देखें यहाँ पे जैसे ऊपर भी जा रही है मार्केट का ट्रेंड, ये जा रहा है, लेकिन ये शेयर जो है ये थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है और अपने उस पे चल रहा है। तो मार्केट का ऊपर नीचे जाना इतना इस पे असर नहीं करता। तो फिर बीटा वैल्यू की भी डिटेल्ड वीडियो है, वो आप नीचे मैं लगा दूंगा, तो उससे आपको और ज्यादा अंदाजा हो जाएगा कि क्या होता है ये। अब इसके बाद इसकी बुक वैल्यू देख लेते हैं। बुक वैल्यू जो होती है कि उसका मतलब ये होता है कि आज के दिन अगर कंपनी ये फैसला करती है कि हमने अपनी सारी प्रोडक्शन रोक देनी है, अपनी जो फ्यूचर की सेल्स हैं उनको कंसिडर किए बगैर सिर्फ और सिर्फ जो करंट एसेट्स हैं उनको बेचना है और जो अपने कर्जे हैं वो वापस कर देने हैं, तब जो अमाउंट आएगी उसको पर शेयर नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करेंगे तो वो होती है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू भी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर जो फ्यूचर प्रॉफिट वगैरह की का पोटेंशियल होता है और जो वैसे शेयर का मतलब प्रीवियस सेल्स वगैरह की वजह से एक अच्छा इमेज बना हुआ था, उन सब चीज़ों को हम इस बुक वैल्यू में कंसिडर नहीं करते। ये बस ये होती है कि आज अगर कंपनी काम रोक दे और अपना सब कुछ बेच दे और अपने सारे जो कर्जे वगैरह वो उतार दे, तो फिर भी इवन जो है वो 70 रुपीज़ इसकी वैल्यू बन रही है पर शेयर की। और इसमें कुछ जो रियल स्टेट के जो एसेट्स होते हैं कंपनी के वो अंडर वैल्यूड भी होते हैं, यानी कि जिस प्राइस पे वो रियल स्टेट परचेज की हुई होती है वो कंसिडर होती है, और अक्सर रियल सेल करते हुए वो ज़्यादा महंगी सेल हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अप्रिशिएट होती रहती है ना। तो उस लिहाज से भी ये काम होती है। तो उस लिहाज से ये काफ़ी स्ट्रांग शेयर है कि इसकी जो ओरिजिनल करंट जिस शेयर प्राइस पे ट्रेड हो रहा है उसके करीब करीब ही इसकी बुक वैल्यू है। तो इस लिहाज से भी ये काफ़ी स्ट्रांग है। इसके बाद हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट ये होता है कि आपने जो प्रोडक्ट्स सेल की उनकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी जो टोटल रेवेन्यू है उससे माइनस कर दें, तो वो एक प्रॉफिट मार्जिन आपका आ जाता है। इसमें जो कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट्स और जो टैक्सेस वगैरह वो इंक्लूडेड नहीं होते। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसका 36% है, और सब कुछ टैक्सेस वगैरह दे के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं उनकी सैलरीज वगैरह दे के मार्केटिंग कॉस्ट दे के सब कुछ जो कंपनी का एंड में प्रॉफिट बचता है ना जो उसके रेवेन्यू में से, वो 14% है। यानी कि 14%, तो अगर इन्होंने 100 रुपए की सेल्स की है तो 14 रुपए तो इनको प्रॉफिट होना ही होना है, सब सारी जितने भी उसकी उनकी कॉस्ट हैं करके। तो ये भी फिर बहुत स्ट्रांग सिग्नल देते। फिर इसके बाद डिविडेंड देख लेते हैं और डिविडेंड यील्ड जो है ये होता है कि अगर लाख रुपए के इस टाइम पे शेयर्स है तो साल में कितना डिविडेंड मसलन देगा। तो लाख रुपए के शेयर्स है तो 9.34% का मतलब है कि वो तकरीबन 9,000 उस पर डिविडेंड देगा। इसी तरह अगले साल 2021 में उन्होंने 11,000 दिया था लाख रुपए के शेयर्स पे। इसी तरह 9,000 फिर करते करते 13%, यानी कि ये टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट की परसेंटेज होती है ये वाली। उस लिहाज से भी ठीक है। और ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपना जो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है और डिविडेंड है ओरिजिनल उसको बढ़ाया ही है। और ये तकरीबन साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देते हैं। ये अगर हम इसमें पे आउट्स में जाके देखें तो ये जैसे 2025 में मार्च में और अगस्त में, फिर मार्च में और अगस्त में 24 में, फिर अप्रैल में और अगस्त में, इसी तरह इससे पिछला साल जो था उसमें 1 दफ़ा दिया था। तो अभी जो रिसेंट इनकी पॉलिसी है ये तकरीबन 2 दफ़ा डिविडेंड देते ही देते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आती है पे आउट रेशो, जो कि इनकी 40 से 50 के दरमियान चल रही है तकरीबन। इसमें यह है कि जो ये प्रॉफिट इनको होता है उसमें से कितने परसेंट अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड उनके बैंक अकाउंट में पे कर देते हैं। तो ये तकरीबन 40% अमाउंट जो है ये कर देते हैं, और बाकी जो अमाउंट है उसको वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए, जैसे इन्होंने इनकी फुली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनीज डिफरेंट जो हैं वो
हैं, जैसे सीमेंट की है, फिर डिफरेंट बिजनेसेस हैं, तो ये वो एसेट्स बनाने पे भी यकीन रखते हैं, यानी कि उसी को री इन्वेस्ट कर देंगे, उसी को किसी बैंक में रख देंगे, फिर उस पे जो इंटरेस्ट आएगा नेक्स्ट टाइम वो भी फिर इनके उसमें शामिल होगा। और वो भी क्योंकि ये शरिया कंप्लायंट कंपनी है, तो जो बैंक में भी रखेंगे वो ज़ाहिर है फिर वो इस्लामिक बैंक और इस तरह इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे। जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी वो भी फिर फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और कुछ ऐसी कंपनीज जो 100%, जैसे एग्रो फर्टिलाइजर है, वो 100% डिविडेंड जो है वो पे कर देती है। वो एक तरह से उसका प्लस पॉइंट है, लेकिन फिर उसमें उसकी प्राइस की ग्रोथ जो है ना वो बड़ी कम होती है। और कुछ कंपनीज ऐसी जो कि थोड़ा सा बैलेंस रखती है, मतलब 50% के करीब करीब पे आउट भी करती रहती हैं। इससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास भी कैश फ्लो होता रहता है, और जो अपने पास पैसे रखती है वो ज़ाहिर है कंपनी के पास ऐड ही हो रहे हैं ना हर साल के, तो उसकी वजह से फिर उनकी शेयर की प्राइस भी बढ़ती जाती है, क्योंकि कंपनी के एसेट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, जो अपना प्रॉफिट वो अपने पास रख रहे हैं और उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हम देख लेते हैं इनसाइडर ट्रांजैक्शंस। मसलन ये जो भी इसके डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, एग्जेक्टिव्स होते हैं, उनके स्पाउस, चिल्ड्रन, उन्होंने जो की हुई होती हैं रीसेंट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, तो वो ज़ाहिर है वो अंदर के लोग होते हैं, उनको पता होता है कि कंपनी कैसी जा रही है। तो ये रिसेंट सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो बाय की ट्रांजैक्शन आ रही हैं, सब में उन्होंने बाय किया हुआ है। फिर इसके अलावा इसकी फंड्स होल्डिंग देख लेते हैं हम कि ये कितने फंड्स ने रखा हुआ है इसको। तो ये डिफरेंट तकरीबन 11 के करीब फंड्स हैं जो जिन्होंने इसको रखा हुआ है। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि उन्होंने कम अज़ कम 4% से लेके 3% है, फिर 15% तक भी कुछ फंड्स ने रखा हुआ है। तो ये जो अलहमरा अपॉर्चुनिटी फंड और एमसीबी पाकिस्तान डिविडेंड फंड, ये जो दोनों फंड्स है ना, ये इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं। देखिए उन्होंने भी इसकी जो है वो ज़्यादा परसेंटेज रखी हुई है, तो ये भी इस कंपनी का फिर प्लस पॉइंट हुआ। तो जैसा कि आपने फाइनेंशियल्स में देखा कि फातिमा फर्टिलाइजर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसका प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइस भी ऊपर आई है प्रॉफिट के साथ साथ, और ओवरऑल जो है आहिस्ता आहिस्ता इसके एसेट्स भी ईयर टू ईयर बढ़ ही रहे। तो इस कंपनी के शेयर्स को लिया जा सकता है, लेकिन जैसा कि एक असूल है कि किसी एक कंपनी के शेयर्स लेके नहीं रखने चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप फर्टिलाइज़र सेक्टर में एग्रो फर्टिलाइज़र और एफएफसी के शेयर्स लें और उनका एक राइट मिक्स बनाने की कोशिश करें तो वो एक बेहतर डिसीजन होगा। और इसी तरह एक डाइवर्सिफिकेशन फर्दर की जा सकती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है कि सिर्फ फर्टिलाइज़र सेक्टर में आप ना रहें बल्कि दूसरे सेक्टर्स की डिफरेंट कंपनीज में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि हर सेक्टर पे कुछ बुरे टाइम आते हैं, कुछ अच्छे टाइम आते हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर पे भी पिछले कुछ अर्से में बुरा टाइम, जब से गवर्नमेंट ने क्रॉप्स की जो सपोर्ट प्राइस है वो देनी बंद की थी, तो थोड़ा सा अफेक्ट हुआ था सेक्टर। इसकी कंपनीज जो है वो नेगेटिव में तो नहीं गई थी, नुकसान तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन फिर भी एक थोड़ा जो जितनी अच्छी जा रही थी पहले उससे थोड़ी सी नीचे गई थी। फिर अभी जो सैलाब वगैरह आ रहे हैं उसकी वजह से एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो थोड़ी सी अफेक्ट हो रही है। अब इसका जो अफेक्ट है ये भी टेम्प्रेरी होगा, ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता कि 2-3 साल तक चला जाए। वो अगर तो अगले साल उस तरह के हालात नहीं होते तो ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब वो लैंड भी दोबारा से एग्रीकल्चर के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन सैलाब के बाद भी अभी इमीडिएटली तो मैं क्लोजली फॉलो कर रहा था फर्टिलाइज़र सेक्टर की कंपनीज की प्राइसेस, वो ऊपर ही गई हैं, एकदम से तो इफेक्ट नहीं हुआ। शायद वो एरिया देखने में काफ़ी लगता है जो कि रिवर्स के साथ साथ है, लेकिन इस तरह एग्रीकल्चर के लिहाज से शायद वो इतना ज़्यादा एरिया नहीं है। लेकिन इसका सही पता तभी चलेगा जब अगले 1-2 क्वार्टर्स की जो अर्निंग्स की रिपोर्ट्स हैं वो आएंगी। मकसद ये है कि आप इसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन आप जो इसकी परचेजिंग जितनी आपने करनी है इमीडिएटली सारी अभी ना करें, कुछ अभी कर लें, कुछ 1-2 माह बाद कर लें, वो देखते हुए हालात को। फिर उसके बाद 2 माह के बाद जब अभी अगला जो अक्टूबर के बाद जो 3rd क्वार्टर है उसका जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद फिर फर्दर आप कुछ परचेजिंग तब भी कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप परचेजिंग करें। लेकिन ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म अपना विजन रखेंगे, उस तरह के पैसे इन शेयर्स में डालेंगे जो कि
अगले 3-4 साल तक, आपको 5 साल तक ज़रूरत ना पड़े, तो फिर आपको इतना फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस पर आप प्रॉफिट ही कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मकसद ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता प्राइसेस बहुत नीचे चली जाएं किसी भी वजह से, मार्केट के नीचे जाने की वजह से, तो ऐसे पैसे होने चाहिए जिनकी ज़रूरत आपको 2 साल बाद मसलन ज़रूरत ना पड़ जाए और आपको फोर्सफुली वो ना निकालने पड़े। क्योंकि अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है और फोर्सफुली वो पैसे आपको निकालने पड़ जाते हैं, तो फिर तो आपको नुकसान हो गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में इस तरह के पैसे आपको डालने चाहिए जो कि अगले 3-4 साल तक मतलब आपको कोई ज़रूरत ना हो उनकी। तो एक पहले उससे इमरजेंसी फंड जो है बिल्ड करके रखना एक अच्छा आइडिया होता है। और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन भी, जैसे मैंने कहा, ज़रूरी है। तो ओवरऑल तो ये पिछले 2 साल में बहुत अच्छी ऊपर गई है कंपनी, और इसके प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म वीएन रख के इसको परचेज कर रहे हैं तो ज़रूर इसको परचेज करें। और जो लोग ट्रेडिंग के माइंडसेट से उसको परचेज करना चाहते हैं कि अब अभी अगर लूँगा और 1 साल के अंदर अंदर मैंने बेचने हैं या कुछ अर्से बाद बेचने, तो उनके बारे में मैं इस वीडियो में फिर कुछ नहीं है। क्योंकि जो डेली बेसिस पे प्राइसेस फ्लैक्चुएट होती हैं, उनको इतना ज़्यादा प्रिडिक्ट करना इतना आसान भी नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्ग टर्म वीएन रख के चलें तो कंपनी की फंडामेंटल्स को देख के आप ये बता सकते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। आप अपना परचेजिंग डिसीजन जो है अपने लिहाज से, अपनी फाइनेंशियल हालत को देख के तो कर सकते हैं। फिर वही बात कि सिर्फ वो वाले पैसे इसमें इन्वेस्ट करें जो कि आपको कुछ अर्सा चाहिए ना हो। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बल्कि अभी मेरे चैनल पे 14,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं। अभी भी तकरीबन 75% लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं बगैर सब्सक्राइब किए। तो अगर वो सब सब्सक्राइब करने लग जाएं तो 60,000 भी रीच में है।